2014 में मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था। एक बड़ा विज़न था, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जॉब्स क्रिएट करना और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% तक ले जाना। लेकिन 10 साल बाद भी रियलिटी कुछ और ही है। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में अभी भी सिर्फ 17.3% पे अटका हुआ है, जो कि 10 साल पहले भी था। टारगेट 2022 का था, फिर 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन प्रोग्रेस ज़ीरो है और रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग। हेलो, मेरा नाम है फराज शफीक और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स बाय फराज में। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन और एनालिसिस पसंद है तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले वीडियोस में जिस तरह से हमने इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी पे डिटेल डिस्कशन किया था, उसी तरह से इस वीडियो में हम इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पे डिटेल डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी कंट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा मास एम्प्लॉयमेंट है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लो स्किल्ड या मिड स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। हमारे वो भाई बंधु जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके प्राइवेट कॉलेज से बीटेक, एमबीबीएस या एमबीए नहीं कर सकते, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां थोड़ी ट्रेनिंग देकर उन्हें पक्की रोजी रोटी मिल सकती है। दरअसल भारत के ज़्यादातर लोग यही हैं जिन्हें महंगी डिग्रीज या इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स नहीं, बल्कि एक अच्छी स्किल और ईमानदार काम की ज़रूरत होती है। हम चाइना का एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए चाइना ने करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया और गरीबी से भी बाहर निकाला। दूसरा रीज़न मैन्युफैक्चरिंग के इम्पोर्टेंस का ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ रोज़गार ही नहीं देती, बल्कि देश की जीडीपी को भी बूस्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ स्टील, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और केमिकल जैसे सेक्टर भी ग्रो करते हैं, जो किसी भी इकनॉमी की बैकबोन होते हैं। जिन कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होती है, वहाँ जीडीपी ग्रोथ रेट भी अक्सर हाई ही रहता है। साउथ कोरिया इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही वो एक ही जनरेशन में लो इनकम कंट्री से हाई इनकम कंट्री बन गया। साउथ कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और हैवी इंडस्ट्रीज़ में भारी इन्वेस्टमेंट करके अपनी इकनॉमी को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। अब तीसरा रीज़न देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के इम्पोर्टेंस का। आज के ग्लोबल ट्रेड में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हिस्सा सबसे बड़ा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स और केमिकल्स। जितनी ज़्यादा वैल्यू एडेड चीज़ें हम खुद बना के एक्सपोर्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज देश में आता है और इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी भी कम होती है। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग को अक्सर इंजन ऑफ ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना है। चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज करीब $3.5 ट्रिलियन का है, जो कि दुनिया का हाईएस्ट है। आज भी इंडिया की कई क्रूशियल इंडस्ट्रीज जैसे बैटरी, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना के इंपोर्ट पे पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। पैनल, सेल्स, रॉ मटेरियल या एसेंशियल कंपोनेंट सब कुछ चाइना से आता है। नतीजा ये है कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट हर साल और गहरा होता जा रहा है। इन सब के अलावा मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को भी बूस्ट करती है, जैसे एआई, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे हाईटेक सेक्टर्स। जापान, यूएसए, जर्मनी जैसे ग्लोबल टेक लीडर्स अपनी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस के ही दम पे दुनिया में आगे निकले हैं। अब हम कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लेवल पे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम चाइना का लेते हैं। चाइना ने अपनी इकनॉमी को प्लान्ड और फेस तरीके से ओपन किया, मतलब किसी क्राइसिस के दबाव में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ। जबकि इंडिया में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तब लाए गए जब देश बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में था और गोल्ड को गिरवी रखना पड़ रहा था। लेकिन चाइना ने 1978 से ही डेंग जियाओपिंग के लीडरशिप में इकनॉमी को ग्रेजुअली लिबरलाइज करना शुरू किया। उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी एसईजेड बनाए, सिर्फ नाम के लिए ही नहीं, बल्कि फुल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जिसमें सस्ती ज़मीनें, टैक्स ब्रेक्स और बिजनेस फ्रेंडली रूल्स बनाए गए। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए पोर्ट्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रियल पार्क में मासिव इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने मशीनरी खरीदने के लिए सस्ते लोन दिए और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को हर लेवल पे सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल डिसीजन था अपनी करेंसी को इंटेंशनली अंडर वैल्यू करना, ताकि एक्सपोर्ट सस्ते और कॉम्पिटिटिव बने। इंडिया में ये टॉपिक अक्सर पॉलिटिकल इशू बन जाता है,
जबकि चाइना ने इसे प्योर इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के रूप में यूज़ किया। आज चाइना सिर्फ चीप प्रोडक्ट्स ही नहीं, बल्कि एआई, ईवी, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज में भी ग्लोबल लीडर बन रहा है। ये सक्सेस कोई मैजिक नहीं, प्लान्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है। बांग्लादेश, जिसे एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाता था, आज स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग के दम पे चाइना के बाद टेक्सटाइल सेक्टर में दुनिया का सेकंड नंबर का एक्सपोर्टर बन गया है। बांग्लादेश ने मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर परफॉर्म करना तब शुरू किया जब उसने गारमेंट इंडस्ट्रीज पे फोकस स्ट्रेटजी बनाई। 1980 से ही सरकार ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल्स, टैक्स हॉलीडेज और कैश इंसेंटिव्स गारमेंट एक्सपोर्टर्स को दिए गए। उन्होंने लो लेबर कॉस्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और वीमेन वर्कफोर्स का मासिव यूज़ किया। फॉरेन इन्वेस्टर्स खासकर कोरिया और यूरोप से वहां आए क्योंकि पॉलिसी स्टेबल थी और कॉस्ट इफेक्टिव भी। इंडिया के मुकाबले बांग्लादेश ने कम सेक्टर्स पे फोकस किया, लेकिन कंसिस्टेंट पॉलिसी और SEZ जैसे रिफॉर्म से अपने रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स को वर्ल्ड लेवल पे ले गया। यहाँ वियतनाम का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 1975 में USA के साथ लगभग 20 साल चले लंबे युद्ध के बाद भी वियतनाम एक यूनाइटेड कंट्री बना और आज दुनिया में एक इकोनॉमिक मिरेकल के रूप में जाना जाता है। प्रेजेंटली वियतनाम की GDP का 25 से 27% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आता है। सैमसंग, इंटेल, फॉक्सकॉन जैसे ग्लोबल जायंट्स वियतनाम में इन्वेस्ट करते हैं और आज इलेक्ट्रॉनिक्स वियतनाम का नंबर 1 एक्सपोर्ट बन चुका है। चाइना की तरह ही वियतनाम ने 1986 में दो मोई रिफॉर्म्स किए, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला। इसके बाद वियतनाम ने कई मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, जैसे एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और RCEP वगैरह, जिनके ज़रिए वियतनाम को 58 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है। जब RCEP बन रहा था तो 16 देशों में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश था जो इसका हिस्सा नहीं बना, क्योंकि हमारे पास ऐसे कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं ही नहीं जो हम दूसरे देशों को बेच पाते। और दूसरी तरफ अगर हम जुड़ते तो हमें सस्ते फॉरेन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को और भी कमज़ोर कर देते। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज ए परसेंटेज ऑफ GDP सिर्फ 17% के आसपास है। मेक इन इंडिया का हाल हम पहले ही देख चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीछे रहने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, जिसका असर मैन्युफैक्चरिंग और ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट पे पड़ा। SEZ के केस में इंडिया ने एम्बिशियस प्लान्स बनाए, टैक्स इंसेंटिव्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट्स पे फोकस, लेकिन ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन वीक रहा। स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। पावर, लैंड और ट्रांसपोर्ट के इश्यूज सॉल्व ही नहीं हुए। एग्जाम्पल के तौर पे IT सेक्टर जैसे इन्फोसिस ने SEZ से बेनिफिट लिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लैंड एक्विजिशन और अप्रूवल्स मिलने में सालों लग गए। इनकंसिस्टेंट पॉलिसी का एक और एग्जाम्पल हम वोडाफोन केस और कैर्न केस में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज के रूप में देख चुके हैं। 2012 में गवर्नमेंट ने लॉ बदल के पिछले सालों का टैक्स भी मांग लिया। इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तक जाना पड़ा। इससे इंडिया की इमेज खराब हुई एज एन अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तीसरा एग्जाम्पल है AGR केस, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, जहां रूल्स की क्लैरिटी की कमी थी। टेलीकॉम कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच 15 साल से चल रही लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि AGR में कोर प्लस नॉन कोर दोनों इनकम काउंट होगी। वोडाफोन आइडिया पे 58,000 करोड़ का बर्डन आ गया। एयरटेल भी अफेक्टेड हुआ। रिजल्ट ये हुआ, टेलीकॉम सेक्टर क्राइसिस में चला गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने टेलीकॉम और इंफ्रा सेक्टर से डिस्टेंस बनाना शुरू किया और दूसरी तरफ BSNL जियो से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने का रेंट लेना ही भूल गया, जिससे सरकार को 1700 करोड़ का नुकसान हुआ। मेक इन इंडिया स्लोगन में एनर्जी थी, लेकिन ग्राउंड पे ज़्यादा फोकस असेंबल इन इंडिया पे रहा। रियल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जैसे टूल्स, रॉ मटेरियल और सप्लाई चेन्स डेवलप ही नहीं हो पाए, जिससे इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई। लॉजिस्टिक्स भी एक बॉटलनेक बन चुका है। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से
इंडियन गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में महंगे पड़ते हैं। रोड्स और रेलवे नेटवर्क तो है, लेकिन उनकी क्वालिटी और कनेक्टिविटी अनइवन है, खास करके रूरल और ईस्टर्न रीजन्स में। पोर्ट पे कंजेशंस कॉमन है, जिससे एक्सपोर्ट शिपमेंट में डिले हो जाती है। ट्रक मूवमेंट भी एफिशिएंट नहीं है। फ्रेगमेंटेड लॉजिस्टिक सिस्टम और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की वजह से कोऑर्डिनेशन और ट्रैकिंग में रुकावट आती है। जीएसटी ने थोड़ा ईज क्रिएट किया है, लेकिन अभी भी कंप्लायंस और इंटर स्टेट मूवमेंट में डिलेस बने हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्किल्ड मैन पावर की कमी भी एक बड़ी रुकावट है। स्किल इंडिया मिशन के अंडर 14 करोड़ लोग ट्रेन किए गए, लेकिन सर्टिफाइड होने के बाद भी सिर्फ 2.4 करोड़ लोगों को ही जॉब मिल पाई, यानी प्लेसमेंट रेट सिर्फ 18 से 20% रहा। ट्रेनिंग सेंटर में मॉडर्न मशीन्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स की कमी है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज को स्किल्ड वर्कर नहीं मिलते। जब तक ट्रेनिंग आउटकम बेस्ड नहीं होगी, सिर्फ सर्टिफिकेट से इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं होगा। लेबर लॉज भी कॉम्प्लेक्स, आउटडेटेड और रिजिड हैं। सैकड़ों स्टेट और सेंट्रल लेबर लॉज एम्प्लॉयर्स के लिए कंप्लायंस का एक जाल बन जाते हैं। हायर एंड फायर पॉलिसी भी आउटडेटेड है। फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जैसे कानून आउटडेटेड हैं। 2020 में गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए: वेज, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन डिले हो रहा है। जब तक ये रिफॉर्म्स ग्राउंड लेवल पे नहीं उतरते, तब तक जॉब सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल पीस का बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। मेक इन इंडिया का एम था इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर इकनॉमी बन के रह गया, जहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेड पार्ट असेंबल किए जाते हैं। की कंपोनेंट्स जैसे चिप्स, सेंसर और इंजन्स आज भी इंपोर्ट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी और स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज ने इस शिफ्ट को और बढ़ावा दिया। लोकल वेंडर इकोसिस्टम भी वीक है, जिससे बैकवर्ड लिंकेजेस डेवलप ही नहीं हो पाई। आज भी प्रोडक्ट्स इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, पर वैल्यू एडिशन और इनोवेशन बाहर के देशों में हो रही है। तो दोस्तों, जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं होती, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता, स्किल, सप्लाई चेन और लीगल इश्यूज को ऑनेस्टली हैंडल नहीं किया जाता, तब तक मेक इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन रहेगा और इंडिया एक स्क्रू ड्राइवर इकनॉमी। वे फॉरवर्ड सिंपल है: स्टेबल पॉलिसी, SEZ में रियल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया को प्रैक्टिकल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉलिड इन्वेस्टमेंट और लीगल क्लैरिटी। अगर ये सब हुआ तो इंडिया सिर्फ असेंबल नहीं करेगा, डिज़ाइन करेगा, इनोवेट करेगा और दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। धन्यवाद।